So in last class we discussed about Abbasid revolution. किसी को अब्बासिद रेवोल्यूशन को लेकर के कोई सवाल हो तो आप प्लीज पूछ सकते हो, अगर नहीं तो उसके आगे फिर बढ़ें। अब्बासिद रेवोल्यूशन को लेकर के कोई डाउट नहीं है। ओके, ऑलराइट। सो द पॉइंट नाउ is let's summarize all the whole thing that we studied last day. Last day we studied about the Abbasid revolution that started in 750 AD. Abbas was the uncle of Prophet and his descendants were known as Abbasids. अब्बास प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल थे और उनके जो डिसिडेंट्स थे, उनके वंशज। अच्छा, आप जानते हो ये दो शब्द आते हैं, एंसेस्टर्स और डिसिडेंट्स। इनके मतलब समझ में आते हैं आपको? एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज और डिसिडेंट्स का मतलब होता है वंशज। वंशज और पूर्वज, पूर्वज ज का जो मतलब होता है उसका मतलब जन्म लेना। पूर्वज मतलब पूर्व में जन्म लेना, जो हमसे पहले जन्म ले चुके हैं वो हुए पूर्वज, और वंशज जो हमारे वंश में जन्म लेंगे। तो इस तरह से अब्बास वो प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल थे और उनके वंश में जो जन्म ले रहे थे वो अब्बासिद्स थे। अब्बासिद्स बेसिकली अरब इन्फ्लुएंस से बहुत नाराज थे, दुखी थे, क्योंकि जो उमैयद कैलिफेट है वो पूरी तरह से प्रो अरेबिक कल्चर और प्रो अरेबिक इन्फ्लुएंस को प्रमोट करने वाला था। तो अब्बासिद्स बिल्कुल उनसे अलग प्रो ईरानी इन्फ्लुएंस को प्रमोट कर रहे थे। तो आप यूं कह सकते हो कि अब्बासियों के खलीफा बनते ही जो नई चीजें आई उनमें से एक था ईरानी कल्चर इंक्रीज हुआ, कैपिटल डेमास्कस से बगदाद कर दिया गया, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में लार्जर पार्टिसिपेशन इराक, खुरासान और ईरान के लोगों का होने लगा। अरब के लोगों का जो अभी तक लार्जर पार्टिसिपेशन था वो कमजोर हो गया। अब्बासिद रूलर्स स्ट्रेंथन द रिलीजियस स्टेटस एंड फंक्शंस। ये रिलीजियस स्टेटस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पे कम कर रहे थे, और इन्होंने बहुत मैग्निफिसेंट इंपीरियल आर्किटेक्चर और एलिबरेट कोर्ट सेरेमनीज ये सब शुरू करवाया। 810 तक तो ठीक ठीक चला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खलीफा कमजोर होने लगे। कमजोर क्यों होने लगे? क्योंकि जो बगदादी खलीफा हुआ करते थे, या जिनको हम अब्बासी खलीफा कहते हैं, बगदादी भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बगदाद में उनका सेंटर था। तो ये खलीफा पहला चीज इनके कमजोर होने का तो ये था कि अल राशिद, खास करके हारून अल राशिद जिसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खलीफा रहा है। इनके दो लड़के थे, आमिन और मामून। इन दोनों में लड़ाइयां हो गई कौन बनेगा खलीफा को लेके 810 में। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का बंटवारा होने लगता है या डिसिडेंट्स में आपस में लड़ाइयां होने लगती हैं एयर्स में, तो फिर जो आम जनता होती है वो आधा एक के साइड में हो जाती है, आधी दूसरे के साइड में हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है पूरा सिस्टम। तो इस तरीके से सिविल वॉर जो शुरू हुआ उसने खलीफा की ताकत को कम कर दिया, क्योंकि खलीफा की जो यूनिफाइड ताकत थी अब वो डिवाइडेड ताकत हो गई। कब हुआ ये? 810 में। किसके बीच में ये हुआ? आमीन और मामून के बीच में। ये कौन थे? हारून अल रशीद के लड़के थे। हारून अल रशीद कौन था? अब्बासिद खलीफा था, जो 786 से शुरू करता है और लगभग 810 तक शासन करता है। शासन ही कहेंगे क्योंकि ये जो खलीफा होते थे वो रिलीजियस हेड होने के साथ साथ पॉलिटिकल भी हेड होते थे। अब जाहिर सी बात है इनके बीच की लड़ाई में फायदा कौन लेगा? फायदा हमेशा तीसरे का होता है जब भी दो लड़ते हैं। तो ये तीसरा कौन था जिसका फायदा हुआ? ये तीसरे थे तुर्की स्लेव्स। तुर्की स्लेव्स मतलब जो टर्की का इलाका है वहां पर बड़े सारे ट्राइबल कम्युनिटीज रहते थे जिनका कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं रहता था। all these people were incorporated in Islamic sect as slaves. जो इस्लामी खलीफा हुआ करते थे वो तुर्की लड़ाकों को, तुर्की योद्धाओं को स्लेव के रूप में
सेना में भर्ती कर लिया करते थे। और ये बड़े ही ईमानदार होते थे, बहुत लॉयल होते थे, बहुत बहादुर होते थे। तो अपनी बहादुरी और लॉयल्टी की वजह से ये जो स्लेव थे, गुलाम, वो मालिक को बहुत प्रभावित कर देते थे। और जब मालिक बहुत प्रभावित हो जाता था तो उस गुलाम को उसकी गुलामी से आजादी दे करके उसे सुल्तान तक बना दिया जाता था। तो अक्सर करके जो ब्यूरोक्रेट्स या आर्मी के जो लीडर्स थे वो तुर्की स्लेव ही थे। कहने के लिए ये गुलाम थे, लेकिन अपनी मिलिट्री काबिलियत और अपनी ईमानदारी, अपनी लॉयल्टी की वजह से दे सिक्योर्ड द पोस्ट ऑफ सुल्तान, इवन सुल्तान, ये पद इनको मिलना शुरू हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब ये खलीफा कमजोर होना शुरू किए तो इनकी कमजोरी का फायदा ये तुर्की स्लेव्स ने उठाना शुरू किया और लगभग इनका कब्जा हर एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होने लगा। इनके अलावा बाकी छोटी छोटी ताकतों को भी मौका मिला अपनी डायनेस्टी खड़ा करने का, जिनमें ताहिरिट्स, समानिट्स, इन्होंने खुरासान में अपना शासन शुरू कर दिया, ट्रांसोक्सियाना में शुरू कर दिया। तुर्निस थे, वो इजिप्ट और सीरिया में बस गए और इन्होंने यहाँ पर शासन शुरू कर दिया। 945 तक आते आते बुइत्स नाम का भी एक शिया क्लैन था जो कि कैस्पियन रीजन और ईरान में आ गया, बगदाद पर कब्जा कर लिया। और इसी तरीके से फातिमिद्स, फातिमा के लड़के, ये भी शिया जो है सेक्ट को फॉलो करते थे, इन्होंने इजिप्ट में कब्जा कर लिया। तो आप यूं कह लो कि एक साइड में बुइत्स और दूसरे साइड में फातिमिद्स, ईस्ट में बुइत्स और वेस्ट में फातिमिद्स, ये दोनों ही शिया वंश के लोग हो गए। और बीच में इनके थोड़े से सुन्नी बचे जो कि अब्बासी खलीफाओं के अधीन थे। अब यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब अब्बासी खलीफा अगर ये चाहेंगे कि हम शियाओं के ऊपर हावी रहें और एक्सपेंड करें हम अपना साम्राज्य, तो उन्हें जरूरत थी ज्यादा से ज्यादा तुर्की स्लेव्स पर डिपेंड होने की, उन्हें पावर देने की। इस तरीके से तुर्की स्लेव्स को भी बहुत मौका मिला इसमें, और उन्होंने ये अक्सर करके सेंट्रल एशियन स्टेपी लैंड से आते थे और धीरे धीरे ये इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे। नए इस्लाम कन्वर्ट्स थे, इस वजह से बहुत ही स्टांच फॉलोअर हुए उसके। ठीक है, अब्बासिद्स ने खास करके समनिट्स और बोइथ एडमिनिस्ट्रेशन के जैसा ही अपने यहां भी तुर्की स्लेव्स को रखना शुरू किया। तो यूं कह सकते हो कि तुर्की स्लेव ही अब्बासी खलीफाओं के भी अधीन थे, बोइथ्स के भी अधीन थे, समनिट्स के भी अधीन थे। और ये अपनी पावर, अपने लॉयल्टी, अपने मिलिट्री एबिलिटीज के लिए जाने जाते थे। ये वो कारण थे जिसकी वजह से तुर्की स्लेव बहुत इंपॉर्टेंट हुए। इन्हीं तुर्की स्लेव में से एक स्लेव ने गजनवी पर अपना सल्तनत स्थापित किया, उसका नाम था अलब्तगीन 961 में। इसके बाद इसका लड़का महमूद, उसने गजनी पर शासन करना शुरू किया। इसे महमूद अफगानी या महमूद ऑफ गजनी कहा जाता था। ठीक है, गजनविद्स वर अ मिलिट्री डायनेस्टी। इस खानदान के सारे लोग मिलिट्री मतलब मिलिटेंट्स थे, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो जितने भी गजनविद्स के फॉलोअर्स थे, गजनी में रहने वाले ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए मिलिट्री सर्विस करना अनिवार्य होता था। और इनकी डायनेस्टी एक तरह का मिलिट्री डायनेस्टी थी। इसका मतलब इनके यहाँ शासन भी वही करेगा जो मिलिट्री का कमांडर, सुप्रीम कमांडर होगा। साथ में इनके पास बहुत प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी थी, खास करके टर्क्स का और इंडियंस का, इंडियंस भी शामिल थे इनमें। ठीक है, अब्बासी खलीफाओं को लगा कि इनसे, गजनविद से लड़ाई करने से ज्यादा बेहतर है कि इन्हें लेजिटिमेट रूलर बना दो, इन्हें अधिकार दे दो शासन करने का, इनसे अच्छा बना के रहो ताकि अपनी खिलाफत चलती रहे, वरना ये उखाड़ फेंकेंगे, खलीफा रह नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, तो इस तरह से महमूद ऑफ गजनी वाज कॉन्शियस ऑफ बीइंग द सन ऑफ अ स्लेव। महमूद जो था वो स्लेव था और उसे इस बात से बहुत नफरत थी, चिढ़ थी कि उसे लोग गुलाम कहते हैं।
इस वजह से वो अपनी गुलामी का जो उसका टैग लगा हुआ था वो हटाना चाह रहा था, और इसमें मदद किया उसे खास करके सुन्नी खलीफाओं ने, अब्बासी खलीफाओं ने क्या किया, सुल्तान नाम दिया। अब आप सोचो, ये गुलाम को आप सुल्तान नाम दे दो, वो तो जिंदगी भर के लिए आभारी हो जाएगा। हुआ भी यही, महमूद को जैसे ही सुल्तान का नाम दिया गया खलीफा के द्वारा, महमूद ने तुरंत कसम खा ली कि आज के बाद जीऊंगा भी मैं खलीफा के लिए और मरूंगा भी। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। खलीफा ने महमूद की गुलामी खत्म करके उसे सुल्तान बना दिया, और महमूद वो जिंदगी भर के लिए लॉयल और वफादार हो गया खलीफा के लिए। इस तरीके से दोनों एक दूसरे का काम करना शुरू किए। खलीफा ने यहाँ पर एक और बुद्धिमानी कर दी, वो ये कि अब वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस अथॉरिटी तक सीमित रह गया। वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कम कर दिया कि नहीं, अब हम धर्म हम देखेंगे और राजनीति तुम देखो। तो इस तरीके से एक दूसरे के क्षेत्र में हम दखल नहीं देंगे, तो दोनों सामंजस्य बना करके चल सकते हैं। So the caliph was willing to support the Sunni Ghaznavids as counterweight the Shia power. ऐसा खलीफा कर क्यों रहा था? क्यों अपने पॉलिटिकल राइट्स अक्सर करके सुन्नी गजनवी शासकों को दिया जा रहा था? ताकि शिया ना बढ़ पाए। तो आप सोचो कि शिया पावरफुल ना हो पाए, इस वजह से एक तीसरी ताकत को खड़ा किया जाना शुरू हुआ। ठीक है, इसमें सेल्जुक तुर्क्स भी शामिल हैं और गजनवी तुर्क भी शामिल हैं। सबसे पहले गजनवी तुर्क्स थे, जैसे महमूद ऑफ गजनी, उसने लगभग 1037 तक, जब तक वो मर नहीं गया तब तक ऑलमोस्ट जो है अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाके उसी के कब्जे में आते थे। उसके मरने के बाद सेल्जुक तुर्क्स वो हावी हुए। सेल्जुक तुर्क में कौन कौन रूलर्स थे? इनमें दो ब्रदर्स थे जिनका नाम था तुगरिल बेग और चगरिल। तो चगरिल और तुगरिल ये दोनों भाइयों ने निशापुर में अपनी राजधानी बनाई, ईरान में पड़ता है, और साथ में पर्शिया और इराक वाला जो पूरा इलाका था वो अपने कब्जे में ले लिया। फिर से बुइद डायनेस्टी खत्म हो गई, जो उधर का शासन कर रही थी। बुइद शिया थे, इन शियाओं को खत्म कर दिया गया सेल्जुक तुर्क्स के द्वारा। और जैसे ही शियाओं को सेल्जुक तुर्क्स ने खत्म किया, उसके बाद सुन्नी खलीफा जिसका नाम था अल कईम, उसने तुगरिल बेग को सुल्तान का टाइटल दे दिया। किस खुशी में? क्योंकि तुगरिल बेग ने शियाओं को खत्म किया था। तो शियाओं का जो भी दुश्मन होगा वो सुन्नियों का तो दोस्त हो ही जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, इसको मैंने रिवाइज भी कर दिया आपके रिक्वेस्ट पे। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्रूसेड्स की तरफ। ये क्रूसेड्स क्या है? क्रूसेड्स का मतलब होता है द वॉर इन द नेम ऑफ क्रॉस। ठीक है, और क्रॉस क्या है? जीसस क्राइस्ट को क्रोसिफाई किया गया था, क्रॉस पे चढ़ाया गया था। तो तब से लेकर के और आज तक क्रिश्चियंस अपना सिंबल, रिलीजियस सिंबल क्रॉस को मानते हैं। ठीक है, उस क्रॉस के सहारे, उस रिलीजियस सिंबल के सहारे जो युद्ध लड़ा गया, दैट इज कॉल्ड क्रूसेड। आप इसे हिंदी में धर्मयुद्ध या अरबी में जिहाद कह सकते हैं। ये शुरू क्यों हुआ और किसके किसके बीच हुआ? तो क्रूसेड्स वर द वॉर, रिलीजियस वॉर फॉट बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। बात समझ में आई? सिर्फ आप एक लाइन में याद कर लो, क्या? क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में जो धर्म को लेकर के लड़ाई हुई उसे हम क्रूसेड कहते हैं। क्रूसेड इज द रिलीजियस वॉर बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। अब ये कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, ये दो और प्रश्न हैं। तो इसकी कहानी थोड़ी पीछे से है, मैं बैकग्राउंड और बैकड्रॉप से इसको शुरू करता हूं। सो यू मस्ट नो दैट जेरूशलम वाज कॉन्कर्ड बाय अरब इन 638। जब उमर खलीफा हुआ करता था तो उसी ने जेरूशलम को जीत लिया था। ठीक है, जेरूशलम वाज द प्लेस ऑफ related to crucifixion of Jesus. It means crucifixion और resurrection, ये दोनों ही जीसस के जेरूशलम में हुए हैं। क्रूसिफिक्शन क्या है और रेजरेक्शन क्या है?
क्रूसिफिक्शन का मतलब हुआ क्रॉस पे चढ़ाया जाना, यानी जीसस को सलीब पे चढ़ाया गया, जब मारा गया तो उसे हम क्रूसिफिक्शन कहते हैं। और जब वो दोबारा पैदा हो गए, ठीक है, वो रेजरेक्शन कहा जाता है। तो ये दोनों ही घटनाएं वो जेरूशलम में हुई हैं। इस वजह से जेरूशलम वाज अ रिलीजियस प्लेस फॉर क्रिश्चियंस, एंड क्रिश्चियंस वांटेड टू रिकवर जेरूशलम। हमेशा चाह रहे थे कि जेरूशलम उनके कब्जे में रहे, लेकिन जेरूशलम चला गया था अरब्स के कब्जे में 638 में, और तब से ही वो मुसलमानों को भगा करके वहां पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। ठीक है, नॉर्मन्स, हंगेरियंस और स्लाव, ये सबके सब ईस्टर्न यूरोप में ग्रीक और उसके आसपास रहने वाले लोग थे। पहले तो ये अलग अलग धर्मों में हुआ करते थे, लेकिन ये धीरे धीरे करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। और जब ये क्रिश्चियन बन गए तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफी हो चुकी थी इस दौर में। रोमन एम्पायर खत्म हो चुका था और होली रोमन एम्पायर शुरू हो चुका था। होली रोमन एम्पायर क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि रोमन एम्पायर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था और होली रोमन एम्पायर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था। जिसका मतलब यह होता है कि रोम का जो पोप होगा वो पूरे दुनिया में हर एक क्रिश्चियन कंट्री का रिलीजियस हेड वही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से राजा चाहे फ्रांस का हो या इंग्लैंड का हो या जर्मनी का हो या स्पेन का हो, लेकिन वहां पर रहने वाली जो जनसंख्या थी वो क्रिश्चियन थी, और इस वजह से वो सब एक एम्पायर में आते थे, दैट इज रोमन एम्पायर, होली रोमन एम्पायर, नॉट पॉलिटिकल रोमन एम्पायर। पॉलिटिकल रोमन एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड, बट रिलीजियस रोमन एम्पायर यानी पोप का शासन सब जगह पे चलता था, राजा अलग अलग सब जगह के होते थे। और पोप करता क्या था, किसी एक राजा को होली रोमन एम्परर भी घोषित कर देता था, जो उसका सबसे करीबी या ताकतवर और मददगार राजा होता था। पहला रोमन एम्परर फ्रांस का एम्परर बनता है, जिसका नाम था शालमैन, किंग द शालमैन। और ये 800 मतलब 799 800 में ये शासक बनता है। ठीक है, वो पहला होली रोमन एम्परर कहलाता है। तो तब से लेकर के और अभी का जो समय चल रहा था, मतलब लगभग 1095 इस टाइम तक होली रोमन एम्परर का ही एक पद जो है वो चला करता था। शुरू में रोमन एम्परर, होली रोमन एम्परर्स वो फ्रांस के हुए, आगे चल करके ऑस्ट्रिया के होने लगे। एक समय आया कि बाइजेंटीन एम्पायर का भी जो एम्परर था वो होली रोमन एम्परर कहा गया। तो इस तरीके से जितने भी होली रोमन एम्पायर के अधीन आने वाले राज्य थे, जो क्रिश्चियन कंट्रीज थी, वो सारी की सारी क्रिश्चियन कंट्रीज एक झंडे के नीचे होकर के युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई, और वो था क्रॉस। शुरू क्यों होता है, कैसे होता है, वो एक कहानी है, आप समझ लो। देयर वाज नो चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। 11वीं सेंचुरी तक आते आते क्रिश्चियन और इस्लामिक वर्ल्ड्स के बीच में हॉस्टिलिटी बहुत बढ़ गई थी। क्यों ऐसा? Christian established political stability through their economic growth based on agriculture, and Muslims tried the same through violence and plunder. इस दौर तक आते आते यानी 11वीं शताब्दी तक आते आते क्रिश्चियन भी बहुत पॉलिटिकली स्टेबल हो चुके थे और मुस्लिम भी हो गए थे, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग थे। क्रिश्चियंस बहुत अमीर हो गए थे, ताकतवर हो गए थे। क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से और एग्रीकल्चर की वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए, एग्रीकल्चर बहुत होने लगा, ट्रेड बहुत होने लगा, पैसे बहुत आ गए। तो पैसे आ जाने की वजह से क्रिश्चियन ताकतवर हो गए, और मुस्लिम्स लूट, वायलेंस, प्लंडर ये करके ये भी ताकतवर हो चुके थे। तो मतलब ताकतवर होने का तरीका दोनों का अलग अलग था, लेकिन थे दोनों ही ताकतवर। इसी बीच में 1092 में बगदाद का जो सुल्तान था, इसका नाम था मलिक शाह, उसकी मौत हो जाती है। ये तुर्की सुल्तान था, इसकी मौत हो जाती है। इसके मौत होने के बाद इसका एम्पायर खुद बिखरने लगता है। और जब, अब देखो ईरान वाले हैं ये सब, तो ईरान में जैसे ही ये एम्पायर बिखरना शुरू कर देता है, तो बाइजेंटीन एम्परर हुआ करते थे, एलेक्सियस फर्स्ट। बाइजेंटीन एम्परर मतलब वो जो है ईस्टर्न रोमन एम्पायर है,
वेस्टर्न तो खत्म हो चुका था ना। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के एम्परर एलेक्सियस फर्स्ट, उन्हें लगा कि अब कोई मुसलमान सुल्तान बहुत ताकतवर नहीं रह गया है, मलिक शाह थे वो भी खत्म हो गए, अच्छा मौका है जेरूसलम पे कब्जा करने का। लेकिन वो अकेले ये कब्जा कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास सेना बहुत कम थी ना, बाइजेंटाइन एम्परर इतना बड़ा ताकतवर एम्परर नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने पोप अर्बन द सेकेंड को मिलाया, और पोप अर्बन द सेकेंड उसने क्रिश्चियनिटी के नाम पर हर एक देश से अपील करी कि अपने सैनिक भेजो। अब अगर ये देशों की लड़ाई होती, यानी मलिक शाह के डिसिडेंट्स और एलेक्सियस फर्स्ट के डिसिडेंट्स या एलेक्सियस फर्स्ट, इनके बीच में अगर लड़ाई होती तो सिर्फ ये दो राज्य लड़ते। लेकिन पोप द अर्बन सेकेंड के आ जाने की वजह से हुआ क्या कि उन्होंने बाइजेंटीन एम्परर के अधीन ये घोषणा कर दी कि ये लड़ाई बाइजेंटीन की है ही नहीं है, ये लड़ाई किसकी है, ये लड़ाई है पूरे क्रिश्चियंस की, टू लिबरेट द होली लैंड। आप ईश्वर के नाम पे लड़ रहे हो और अपने पवित्र स्थल को हम आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हम किसी राज्य के लिए या राजा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग फॉर गॉड। अब गॉड के नाम पे तो सारे इकट्ठा हो गए, और इस तरह से ये क्रूसेड शुरू हुआ। तो सारे क्रिश्चियंस इकट्ठा होकर के एलेक्सियस फर्स्ट के नेतृत्व में पहुंच जाते हैं जेरूसलम में लड़ाई करने के लिए। 1095 से 1291 तक, यानी लगभग 200 वर्षों तक जो ये लड़ाई चली है, इस लड़ाई को हम क्रूसेड वॉर्स कहते हैं। ये एक लड़ाई नहीं थी, इसमें बहुत बार क्रूसेड हुआ था, 5-7 बार क्रूसेड हुए थे। लेकिन 3 क्रूसेड महत्वपूर्ण माने जाते हैं, होने के लिए बहुत हुए थे। 200 साल में कितनी बार लड़ाइयां होंगी, बट ऑफ कोर्स जो 2-3 क्रूसेड बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी आप ध्यान रखो। अच्छा, और इनके बारे में भी अगर आपको समरी याद करनी हो कि क्रूसेड्स के रिजल्ट क्या थे, तो आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ पहला क्रूसेड जो हुआ था, पोप अर्बन द सेकेंड और एलेक्सियस फर्स्ट ने मिलकर के जो अटैक किया था, उसमें क्रिश्चियन जीते थे और जेरूसलम पे कब्जा कर लिए थे। इसके बाद जितनी बार भी क्रिश्चियन और मुस्लिम में लड़ाइयां हुई हैं, क्रिश्चियन हारे हैं, मुस्लिम जीते हैं। बात समझ गए? तो एक लाइन में ये निष्कर्ष याद कर लो कि the result of the crusade was, the first crusade was in favor of Christians, where Christians won the battle and they captured Jerusalem. But from second onwards, almost all crusades they fought and got defeated. हर वो फाइट में हार रहे थे। कौन आ रहे थे? क्रिश्चियंस। जीत कौन रहा था फिर? मुस्लिम्स। क्रूसेड कब से कब होते हैं? 1095 से लेकर के 1291 तक। ठीक है, ये क्यों लड़ा जाता है युद्ध? टू रिकैप्चर जेरूसलम, जेरूसलम पे कब्जा करने के लिए। कौन कब्जा करना चाहता है? क्रिश्चियंस। कब्जा एक्चुअली है किसका वहां पे? अरेबियंस का, मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स का कब्जा है, तो फिर क्रिश्चियन क्यों चाह रहे थे इसको लेना? बिकॉज जेरूसलम वॉज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर क्रिश्चियन, उनके लिए धार्मिक महत्व का था। धार्मिक महत्व क्या था? जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन जेरूसलम में ही हुआ था। इसे क्रूसेड क्यों कहा जाता है? क्रूसेड का मतलब होता है अंडर द शेड ऑफ क्रॉस, क्रॉस के शेड के नीचे, यानी क्रॉस के छत्र छाया में लड़ा गया युद्ध या धर्म युद्ध। ये लड़ाई शुरू किसने करवाई थी? पोप अर्बन द सेकेंड ने। कौन सा राजा इसमें सबसे हेड राजा था, लीड राजा था? वो था एलेक्सियस फर्स्ट। कहां का? बाइजेंटीन एम्पायर का। तो ये सारी चीजें आप फटाफट याद करो। अब बात आती है कि इन तीनों क्रूसेड्स का रिजल्ट क्या था, खास करके 3 जो इंपॉर्टेंट क्रूसेड हुए, बाकी तो बहुत सारे थे। तो पहला क्रूसेड 1098-99 के बीच में हुआ था। इसमें सोल्जर्स फ्रॉम फ्रांस एंड इटली, ये सारे लोग इकट्ठे आए थे, और इसमें एंटियोक और सीरिया पे कब्जा हो गया था, साथ में जेरूसलम को आजाद करा दिया गया था। ठीक है, और बहुत सारे मुस्लिम्स की हत्या हुई थी, ज्यूस की हत्या हुई थी, क्रिश्चियंस इसमें जीते थे। ये पहला वाला क्रूसेड का रिजल्ट था। ठीक है,
फ्रांसीसियों ने इस पूरे इलाके को, जहां पर उन्होंने नया कब्जा किया हुआ था, कहां पे कब्जा किया था? सीरिया पे, उसे उन्होंने क्रूसेडर स्टेट नाम दिया। यानी सीरिया, फिलिस्तीन, ये पूरा इलाका क्रूसेडर स्टेट्स के नाम से जाना गया, या टेरिटरीज विच वर नोन एज आउटरमर्स। ठीक है, इन्हें क्रूसेडर स्टेट्स या आउटरमर कहा जाता है, यानी धर्म युद्ध लड़के जीती गई जमीन। लेकिन ये लंबे समय तक चला नहीं, ठीक है, मात्र लगभग जो है 30-40 साल तक ये चल पाया। उसके बाद टर्क्स ने अगेन कब्जा कर रखा था जेरूसलम पे 1144 में। 1144 में दोबारा से तुर्कियों का कब्जा हो गया जेरूसलम में। ऐसा क्यों हो जा रहा था बार बार, पता है? क्योंकि आप अगर मैप देखो तो आपको मैप में एक चीज नजर आएगी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये है बेटा, देखो सीरिया और ये है जेरूसलम। इस इलाके में कौन कब्जा कर सकता है? अब आप देखो, ये तो रहा आपका नेशापुर, समारा और बगदाद, ये इलाका है जहां पर टर्क्स रह रहे हैं। और ये है यूरोप, यहां से पे फ्रांस है, यहां पर स्पेन है। अब आप सोचो कि फ्रांसीसियों का यहां पर कब्जा करना, स्पेन वालों का यहां पर कब्जा करना ज्यादा आसान है या टर्की का कब्जा करना? जाहिर सी बात है, टर्की के करीब में था, तो ये बड़े आराम से यहां पर कब्जा कर लिया करते थे। इनको तो इतनी दूर सेना भेजनी पड़ती थी ना। लेकिन फिर भी पहला वाला ये जीत गए, ये पूरा अनाटोलिया का इलाका जीत गए, ये सीरिया, बगदाद, ये सब जीत गए। ये इस इलाके को इन्होंने क्रूसेडर इलाका या आउटरमर कह दिया। लेकिन फिर भी थोड़े ही दिनों में दोबारा से 1144 तक आते आते फिर से इस पे टर्क्स ने अपना कब्जा कर लिया। पोप ने दोबारा लोगों से अपील करी 1145 से 49 में कि एक बार फिर चलो लड़ते हैं सारे लोग मिल करके। एक बार फिर से जर्मन और फ्रेंच आर्मी कंबाइन होकर के डेमास्कस तक पहुंची। क्या करने? वही जेरूसलम को दोबारा से आजाद कराने। बट दिस टाइम दे वर डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू रिटर्न होम। मजबूर होकर के वापस आना पड़ा, हार गए। इसके बाद फिर शुरू होता है सलाउद्दीन, जिनका नाम था, ये इजिप्ट के हुआ करते थे। इजिप्टो सीरियन एम्पायर की स्थापना इसने करी थी और इसने जिहाद या होली वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियंस, तो जो क्रिश्चियन ने वॉर किया था मुस्लिम पे, वो क्रूसेड कहा जाता है। लेकिन जब मुस्लिम लड़ रहे थे क्रिश्चियन से, तो वो उसे जिहाद कहते हैं। इस जिहाद की शुरुआत किसने करी थी? सलाउद्दीन ने। कौन था ये इजिप्टो सीरियन एम्पायर का हेड था, सुल्तान। और इसने 1187 में ये अटैक करके और जेरूसलम पे फिर से कब्जा कर लिया। और इस तरीके से देखा जाए तो जेरूसलम घूम फिर के फिर से अरेबिक्स या मुस्लिम्स के कब्जे में आ गया। लॉस ऑफ द सिटी जेरूसलम प्रॉम्प्टेड थर्ड क्रूसेड। फिर 1189 में तीसरा क्रूसेड शुरू होता है। इसका मतलब क्रिश्चियन फिर लड़ाई लड़ते हैं सलाउद्दीन के मरने के बाद कि इस पे हम फिर से कब्जा करके हटा लें। But the Crusaders gained little victory in Palestine and got free access to Jerusalem for Christian pilgrims. इस बार तीसरा वाला जो था उसमें कोई हारा नहीं और कोई जीता नहीं, क्योंकि सलाउद्दीन जब तक जिंदा था वो बहुत ताकतवर था। सलाउद्दीन के बाद थोड़ी सी अरबी सेना कमजोर हो गई थी, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं हुई थी कि उसे हराया जा सके। तो यूं कह सकते हो कि इस बार जो तीसरी वाली लड़ाई हुई थी 1189 में, इस क्रूसेड में क्रिश्चियंस को विक्ट्री मिली जरूर थोड़ी सी, लेकिन बहुत नहीं मिली। आप यूं कह सकते हो बराबरी पे रह गया मामला। हाँ, क्रिश्चियंस को एक फायदा इसमें हुआ था, वो ये कि जेरूसलम में अब वो आ जा सकते थे। मतलब उनका कब्जा तो नहीं था, लेकिन उन्हें बिना टैक्स दिए जेरूसलम में आके अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, ये आजादी मिल गई। Mamluks means the rulers of Egypt. They finally drove the crusading Christians from Palestine in 1291. और 1291 तक कुछ न कुछ हद तक क्रिश्चियंस जो है वो फिलिस्तीन में रहे, जेरूसलम में रहे। और अंतिम बार जो मामलुक सुल्तान बने इजिप्ट में, उन्होंने 1291 में पूरी तरह से क्रिश्चियंस को फिलिस्तीन से भगाना शुरू किया। और इस तरह से यूरोप ग्रेजुअली लॉस्ट ऑल मिलिट्री इंटरेस्ट
in Islam and focused on its imperial political cultural development. और इसके बाद फिर यूरोप ने कभी कोशिश नहीं करी जेरूसलम पे कब्जा करने की, और बल्कि वो लग गए अपनी अपनी चीजों को संभालने में। फ्रांस अपनी चीजों को संभाल रहा था, इंग्लैंड अपनी तरफ। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये तीनों क्रूसेड बहुत महत्वपूर्ण है। पहला वाला 1098-99 में होता है, दूसरा वाला 1145 में होता है, और तीसरा वाला 1198 में होता है। तो इस तरीके से ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट थे। बीच में छोटे मोटे और भी लड़ाइयां झड़प होते रहते थे, लेकिन तीन ये क्रूसेड इंपॉर्टेंट है। अब क्रूसेड्स के क्या रिजल्ट निकले या इसका क्या फायदा या नुकसान हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे अब अगले एपिसोड में। चल देन, हैव अ नाइस डे।